आदाब, मैं हूं खुर्शीद अनवर बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी मैं आया हूं एक राज्यसभा के पूर्व सांसद, कद्दावर नेता और कटिहार मेडिकल कॉलेज के फाउंडर जनाब ये अशफाक करीम साहब के यहाँ। आइए इनसे मिलते हैं। आजकल काफ़ी सुर्खियों में हैं और ये अभी महुआ से चुनाव लड़ने की बात इनकी चल रही है। जहाँ तक इनसे बातें करते हैं, आइए। और इसके बाद भी बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास, लेकिन कुछ सवालों पर इनसे राय लेनी है और इनका इज़हार ख्याल ये क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका सर खुशामदीद है, स्वागत है। नमस्कार। तो सर ऐसा है कि आप आजकल ऐसे तो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन आजकल जो आपकी जो सुर्खियां बनी हुई हैं, ख़ास करके महुआ चुनाव लेकर, महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने की, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, बड़ी सीधी बात है कि मैं सियासत करता हूँ और आज से सियासत नहीं करता हूँ। मैं 1983 में जब मैं तालिब इल्म था, उस वक्त युवा जनता का मैं जनरल सेक्रेटरी था। त्रिपुरारी बाबू अध्यक्ष होते थे बिहार के। ऑल इंडिया अध्यक्ष श्री हमारे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी हुआ करते थे। सुबोध कांत साहा जी के साथ मिलकर हम लोग राजनीति करते थे, कॉफ़ी बोर्ड में भी बैठा करते थे। बहरहाल मैंने चुनाव भी लड़ा है, लेकिन चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। फिर राज्यसभा में भी रहा 6 साल। तो सर चुनाव कहाँ से लड़े थे? कटिहार से लड़ा था, लोकसभा का। लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन पे लड़ा था। जी। लोक जनशक्ति पार्टी से 2009 में। बहरहाल, तो जहाँ तक महुआ के चुनाव लड़ने का सवाल है, देखिए वहाँ मैं चुनाव की नीयत से नहीं गया हूँ, लेकिन सियासत करता हूँ तो ख्वाहिश तो होती ही है, जाहिर है। हाँ, जाहिर है। लेकिन हमें श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि तुमने महुआ, जो तुम्हारा पैतृक इलाका है, पातेपुर ब्लॉक है, महुआ तुम्हारा अनुमंडल है, वहाँ के लिए भी कुछ करना चाहिए था। कटिहार में, सीमांचल में तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिया जा करके, लेकिन अपने पैतृक इलाके को भूल गए। सही बात है। पिछली बार हमारी शिकस्त हुई, हमारी कैंडिडेट का पराजय हुआ महुआ से, तो उसको मजबूत करना है कि आगे जीत हो। वैशाली जिला के भी अलग अलग असेंबली को भी देखना है। मैं हर जगह जा रहा हूँ, लेकिन महुआ पर ख़ास नज़र उनकी थी कि कामयाबी मिले। तो महुआ को मैंने 28 फरवरी से, इसी साल 28 फरवरी से मैं लगा हुआ हूँ और बहुत हद तक लोगों की ख्वाहिश है। हमसे लोग कहते हैं कि आपको देखते हैं कि अगर 3 महीना हो गया है, ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है, 3 महीना से नहीं लग रहा है, और आप जा करके सबको ले करके जाते हैं, गांव के लोगों को आप ट्रांसफार्मर लगवा देते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलकर। आप काम करते हैं, इतना बड़ा काम कटिहार में आपने किया, आप क्यों नहीं लड़ते? हमने कहा देखिए, लड़ने की बात अभी नहीं है, अभी यह फैसला नहीं है, अभी तो हाईकमान फैसला करेगा, इलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी लड़े, एनडीए का जो भी कैंडिडेट हो, उसको जिताने का काम कीजिए। पिछले बार आपने गलती किया कि सरकार किसी की जिताने का काम किसी को किया, तो आपका काम नहीं हो सका, वो आपकी बातों को वहाँ नहीं रख सका। अब मैंने कहा कि देखिए, एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है, महुआ हो चाहे चेहरा कला ब्लॉक हो, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। बच्चे कहते हैं हम पढ़ नहीं सके, ग्रेजुएशन नहीं कर सके। तो हमने कहा कि एक बात बताओ कि हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली में जाके क्यों नहीं कियो? तो बाबूजी के पास उतने पैसे नहीं हैं। मैंने ये बात जब रखा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री को बुलाकर कहा कि ऐसी बात है, तो बिहार के जिस ब्लॉक में भी अगर डिग्री कॉलेज नहीं हो, कि जहाँ BA BSc बच्चे नहीं कर सकते हैं गरीब, वहाँ हर जगह खोला जाए। तो ये तय पा गया कि हर जगह डिग्री कॉलेज खुलेगा। तो लोगों को एक चाहत है कि साहब करीम साहब काम के आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये फैसला, ये निर्णय लेना है। और आपने ठीक ही कहा, देखिए वहाँ 3 कैंडिडेट पिछले बार लड़ी थी। अभी सर हमारे उस पर में
हाँ। तो अभी जैसे कि अभी इसके पहले मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आप वहाँ से एक बैक उम्मीदवारी आपकी अगर हो जाए या लोग जैसा चर्चा में आपको रखे हुए कि हाँ इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो वहाँ एक और इस आता है कि भाई वहाँ प्रशांत किशोर जी भी हैं, उसके बाद तेज प्रताप भी हैं, वहाँ ये दो कैंडिडेट यादव के करीब हो गए हैं और उसमें एक आप भी आ गए हैं। तो सारा निशाना तो वहाँ पर मुस्लिम और यादव वोट पर ही है, तो सारा खेल इसी पर होगा। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कहा। प्रशांत किशोर का मामला अलग है, लेकिन मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के ऑफ द रिकॉर्ड एक ऑन द रिकॉर्ड कैंडिडेट हैं, एक ऑफ द रिकॉर्ड कैंडिडेट हैं। एक तो मुकेश जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो एमएलए हैं मुकेश रोशन, वो सिटिंग हैं, वो भी यादव हैं। और दूसरे तेज प्रताप जी हैं, जाहिर है कि वो भी उनके लालू जी के बेटे हैं। ये दोनों लड़ेंगे, जो अब तक बातें खबरें आ रही हैं, ये दोनों लड़ेंगे। अब आगे क्या होता है मैं नहीं जानता, अभी तक जो हालात हैं। तो हमारे प्रशांत किशोर जी का कोई मामला नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने एक बड़ी गलती कर ली जी। बेला से जो चुनाव हो रहा था जी, गया के इलाके जो है, जो उपचुनाव हो रहा था, उसमें उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, उसके बुरी तरह जमानत जब्त हो गई जी। तो उनका भेद खुल गया और हमारा कैंडिडेट जीता जदयू का। और जो 30 साल से जो वहाँ एमएलए थे राजद के, उनका बेटा इस बार खड़ा हुआ था, उसका भी पराजय हुआ, सुरेंद्र यादव के बेटे जी। और जदयू का कैंडिडेट वहाँ जीता। तो जहाँ भी खड़े हो रहे हैं, अभी तक जो तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि जहाँ भी वो खड़े हो रहे हैं, अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वहाँ उनका पराजय हो रहा है और जमानत जब्त हो रही है। तो उनको अगर पॉलिटिक्स करना था तो वहाँ बेला में खड़ा नहीं करना चाहिए, बेलागंज में। उससे उनकी कलाई खुल गई कि उनका कुछ है नहीं। बाई इलेक्शन में उनका बुरी तरह उनकी हार हुई। तो उनका कहीं भी कोई मामला बिहार में नहीं है। बिहार में वो वोट कुछ काट ले सकते हैं, लेकिन कभी उनका एक एमएलए भी कहीं जीताने का, उसमें वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन खुद वो कामयाब या उनकी पार्टी कभी कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा सर, एक ही चीज़ बताई जाए कि अभी चूँकि इस बार जो है, चूँकि अब ये एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है, आप चूँकि मुस्लिम ये से समुदाय से आते हैं और यहाँ 18% वाली बात है यहाँ पर में। तो इसके पहले एमपी वाले चुनाव में नीतीश जी ने जो परसेंटेज के हिसाब से, यानी अब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से उन्होंने नहीं दिया। इससे ज़्यादा आरजेडी के लोगों ने दिया। इसके बाद क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव में कुछ इस तरह का होगा या फिर कुछ मुसलमानों की भागीदारी बढ़ेगी? देखिए, आपको शायद याद नहीं है जी। मैंने यही कहकर लालू जी के पार्टी को छोड़ा कि उन्होंने जनगणना कराया जी। और जनगणना से यह बात साबित हुई कि तकरीबन कमोबेश 18% मुसलमानों का वोट है, पॉपुलेशन है, वोट है पूरे बिहार में। और उन्होंने सिर्फ 2 सीट दिया एमपी वाले में सिर्फ 2 सीट दिया। आपको याद नहीं है, मैं याद दिला देता हूँ। सिर्फ 2 सीट दिया, एक अररिया और एक मधुबनी, ये सिर्फ 2 सीट दिया। और उसमें जाहिर है किसी को जीतने वाली सीट नहीं थी। और जीतने वाली सीट इसलिए नहीं थी कि मधुबनी में हुकुमदेव यादव जी के बेटे खड़े होते हैं, वो सीटिंग थे। तो जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ यादव मुसलमान को वोट नहीं देता। ये बात तो सही है। लेकिन जहाँ यादव खड़ा होता है और वो लालू जी का कैंडिडेट होता है, उसको मुसलमान वोट करता है। तो ये बददयानती है। तो उनके जीतने का सवाल नहीं था, चूँकि यादव एक अलग कैंडिडेट था भाजपा का, तो सीट ही गलत उनको मिली थी। बहरहाल मिली। दूसरा, अररिया में तस्लीम साहब के बेटे शाहनवाज को टिकट मिला था। उनके घर में भाई भाई में बुरी तरह झगड़ा है। एक भाई खड़ा होता है तो दूसरा भाई हराने के लिए खड़ा होता है। ये भी सुनते हैं कि यहीं से कुछ पॉलिटिकल ही लोगों का। तो सवाल यह है कि उन्होंने
और 14 यादवों सर को ये उन्होंने- बताया जाए यहाँ पर मैं अभी एसआईआर का मामला लेकर के और जो सो काफ़ी अभी राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव ये काफ़ी घूम रहे हैं और काफ़ी मतलब अपार भीड़ देखी जा रही है, जहाँ भी जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे एसआईआर के मामले में या लालू जी के या राहुल जी के देखिए, यात्रा में? सबसे बड़ी बात है राहुल जी के को लोगों का जहन थोड़ा राहुल जी की तरफ बना है, जी लेकिन थोड़ा बना है। लेकिन दिक्कत क्या है, जो भीड़ लगती है वो राहुल जी की लगती है। जी अगर वो अकेले कहीं पे रहते हैं तेजस्वी जी, तो वो भीड़ नहीं लगती है जो राहुल जी के मामले में भीड़ लगती है। ये सही है, इस हकीकत से इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल जी अकेले भार नहीं फोड़ सकते। देखिए, राहुल गांधी के साथ अब बिहार से गए बस मामला ख़त्म हो गया, उनके सारे कांग्रेसी ठंडे हो गए। राहुल जी अकेले क्या करेंगे? उनको साथ देने वाले लोग नहीं हैं। उनको भाई जिसको एमएलए लड़ना है, एमपी लड़ना है, वो भी कांग्रेस के लिए कुछ नहीं करते। तो राहुल जी बेचारा है, अकेले क्या करेगा? वो तो बड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसका फल उसे नहीं मिलेगा कि उनके जितने लोग हैं, वो कोई भी उनके पार्टी के लोग वर्कर हों या नेता हों, वो सब उनके जाने के बाद फिर आराम करते हैं। तो मतलब इसमें क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये जैसे अब देखिए इसमें कांग्रेस के भी लोग, जहाँ तक सुनने में आया कि कांग्रेस के लोग जो हैं चूँकि आरजेडी के नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी इसमें ज़्यादा एक्टिव हों या इस बार सरकार उनकी बने, तो इस पर भी तो कुछ ऐसा हो सकता है। भाई रीजनल पार्टी है, जी तो रीजनल पार्टी है राजद, तो वो चाहेगी ना कि सेंट्रल पार्टी का कोई आदमी यहाँ मजबूत नहीं हो, उसकी पार्टी मजबूत नहीं हो। यही राजनीति है। अगर उनकी सीट ज़्यादा आ जाएगी तो फिर क्लेमेंट हो जाएंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस अभी तक किसके छतरी के नीचे चुनाव होगा, कौन मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा, इस पर खामोश है। राजद तो कह रही है तेजस्वी जी, लेकिन कांग्रेस खामोश है। सवाल है कि इतना मैंडेट ही नहीं आने वाला है जिसकी सरकार बनेगी। सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है, एनडीए की बनेगी। राजद से लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए है कि आप समझ चुका है कि राजद ने कुछ किया नहीं बिहार में। 2005 तक एक लंबा वक्फा मिला, कुछ बिहार में नहीं किया। बिहार की हालत ख़राब हो गई थी हर फील्ड में, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य केंद्र का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो। तो नीतीश जी के आने के बाद बिहार सुधरा, बहुत आगे बढ़ा। हर फील्ड में चौतरफा काम हुआ, विकास हुआ। अक़लियत के लिए भी बहुत काम हुआ, चौतरफा काम हुआ। तो अक़लियत को ये देखते हुए कि साहब नीतीश जी ने बहुत काम किया है, अक़लियत को कम से कम इसका एहसान का बदला देना चाहिए। सर मदरसा बोर्ड वाला लेकर के अभी हंगामा देखिए, हुआ। मदरसा बोर्ड का हंगामा क्या है वो हमें नहीं पता है। नीतीश जी ने तो कहा कि जो काम बचा हुआ है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि हमने सब काम किया। हमने इतने मदरसे को रिकॉग्निशन दिया, हमने इतने मदरसे के टीचर को सरकार के स्कूल के टीचर्स के बराबर हमने मुशावरा देने का काम किया। हम सब काम कर रहे हैं, जो काम बचा हुआ वो हम कर देंगे। तो उन्होंने तो कह दिया जो बचा हुआ हम कर देंगे। और मुझे ये पता है कि उसमें काफ़ी की जांच हो चुकी है, जांच पड़ताल हो चुका है काफ़ी मदरसों का। और मैं समझता हूँ जिसका जांच पड़ताल हो चुका है वो हो जाएगा। लेकिन इस जल्दीबाजी में कोई चाहता है कि हो जाए, वक्त लगता है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि शुरू में जो सो जमा खान साहब जा रहे थे जो टोपी और गमछा देने के लिए, तो नीतीश जी शायद पहनने से इनकार कर दिए थे। तो इस पर भी एक ठो काफ़ी वायरल हुआ ये उनकी तस्वीर। तो देखिए, नीतीश जी हमेशा टोपी पहनते रहे हैं। आप रमज़ान में भी देखेंगे, हमारे यहाँ भी जब भी ईद में आते हैं तो टोपी पहने रहते हैं। अब उस वक्त उन्होंने क्या था, क्या समझ थी, किस तरह पहनाया गया, क्या कहा गया, ये मैं नहीं कह सकता हूँ इस पर। अच्छा, ये कर दिया जाए एक ये सब कोई मुद्दा नहीं है कि टोपी पहना कि टोपी नहीं पहना कि टोपी उतार दिया, लोग इसको ये कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा सर, एक बात बताया जाए कि अभी आपने कहा एनडीए की बात चर्चा की आपने, अभी एनडीए में भी अंदरूनी कुछ सुनने में आ रहा है कि फूट चल रहा है। जैसे चिराग जी कुछ अपना कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कुछ अपना राग लाप रहे हैं, तो नीतीश जी से उनको भी तकलीफ है। तो ऐसा क्या मतलब क्या कहेंगे? और रोजगार मिलेगा हमारे नौजवानों को, जिस तरह से अभी 10 लाख से ज़्यादा रोजगार देने का काम उन्होंने किया, और उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों को रोजगार मिला। इस तरह का इंसान कभी दंगा नहीं होने दिया।
कभी फसाद नहीं होने दिया, कभी मुसलमानों को नहीं कहा कि भाई तुम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ो। सवाल है कि फिर कौन करने वाला है, कौन करेगा? एक टेक्नोक्रेट है, एक इंजीनियर है, कम पढ़ा लिखा इंसान मुख्यमंत्री होकर एक टेक्नोक्रेट का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये जनता सोच रही है और जनता ये सोच कर, चाहे वो अक़लियत के लोग ही क्यों ना हो, नीतीश कुमार जी को, एनडीए को अच्छा खासा इस बार सीट मिलेगा और मजबूत सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक करीम साहब। तो आपने अभी सुना अशफाक करीम साहब की ज़बानी, और इन्होंने काफ़ी अपनी दलीलें रखी जदयू के फेवर में, और आगे आने वाले समय में भी देखिए क्या होता है। इन्हें टिकट जदयू देती है वहाँ महुआ से, और इसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है। हालांकि इनकी स्थिति काफ़ी वहाँ मजबूत, अभी तक जो हम लोगों का आकलन आया है, इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है वहाँ पे। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसी के साथ मैं इन्हें फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ख़यालात, अपना विचार ज़रूर कमेंट में बॉक्स में दें कि हमारी ये जो लिया हमने जो इंटरव्यू लिया वो कैसा रहा, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे। और धन्यवाद, नमस्कार।